संदर्भ में बड़ी भूमिका भूपेश बघेल की रही। तो भूपेश बघेल जी अब हमारे साथ है। भूपेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार। और सबसे पहले तो इसी बदलाव पे बात करते हैं। 4 साल में यहां तक पहुंच गया आपका सफर। 4 साल पहले कश्मकश थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और उसमें भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। 4 साल में हम देख रहे हैं कि भूपेश बघेल जी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं। कुछ कहेंगे इस पर? सब कुछ तो आपने कह दिया, तो कहने कुछ रहा नहीं है। अब यह है, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, सबको अवसर मिलता है। मुझे भी अवसर मिला और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 5 साल काम करने का मौका मिला। फिर मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल हो गए काम करते। और छत्तीसगढ़ में जो काम हुए हैं उसकी चर्चा पूरे देश भर में है। तो इस बात को लोग रेखांकित करते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम हुआ, वो एजेंडा सेट दूसरे राज्यों में भी चुनावी दौर में करते हैं। तो फिर बात आती है कि भाई उस राज्य के मुख्यमंत्री की बुलाओ, तो हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं वहाँ हुआ क्या। हम तो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके मुंह से सुनते हैं। तो इसलिए अब दूसरे राज्यों में भी, और पार्टी भेजती भी है। ये मेरे लिए मतलब कह सकता हूँ कि मेरे गर्व की बात है कि पार्टी मुझे, जो क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ हैं, उसको दूसरे राज्य में प्रचार के लिए भेजे, काम के लिए भेजे। तो ये निश्चित रूप से मेरे लिए उपलब्धि है। आपको प्रचार के लिए कहाँ भेजते हैं? आपको तो संचालन के लिए भी भेजते हैं। जितने राज्यों में चुनाव होते हैं, घोषणा होती है, उसी के साथ में हम लोग तलाशने लगते हैं किस राज्य का प्रभार भूपेश बघेल जी को दिया जा रहा है। तो थोड़ा इसके विषय में बताएं। और समझना आपसे ये चाहते हैं कि 5 साल जैसे आपने बताया कि आपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया और 4 साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, कौन सा काम ज्यादा चुनौतीपूर्ण था? संगठन में काम करना या सरकार में काम करना? देखो, संगठन में काम करने का अपना मजा है जी। साथियों के साथ मिल के संघर्ष करना, उनके साथ रहना, उसके साथ भोजन करना, उसके साथ विश्राम करना, तो वो एक अलग अनुभव है। और सत्ता में रह के जो बातें आप विपक्ष में रह के करते रहे, उसको आपको क्रियान्वित करना है। जो जनता के बीच में रह के हम लोगों ने जो बातें कही है, उसको क्रियान्वित करना, तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण है। वो कम चुनौतीपूर्ण नहीं है कि उसको लीगल फ्रेम में ला के उसके लिए नियम बनाना, कानून बनाना, फंड की व्यवस्था करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो कम बात नहीं है। और मतलब ब्यूरोक्रेसी को संचालित करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके अपने तौर तरीके, उसमें अपने प्रशिक्षण होते हैं। और आप अपने एजेंडा को वहाँ आप लागू करवाओ, उसे काम करवाओ, कोई कम कठिन काम नहीं है। तो आपसे समझना ही चाहता हूँ कि जब आप विपक्ष की राजनीति करते थे, खासतौर पर विपक्ष में नेतृत्व करते थे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो हर मुद्दे पर सवाल उठाते थे, ये पूछते थे कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। पर जनता ने और ईश्वर ने, दोनों ने मिलकर आपको ये मौका दिया, पार्टी हाईकमान ने मौका दिया, जिसमें आपको स्वयं काम करके दिखाने का मौका मिला। कितना चुनौतीपूर्ण लगा आपको मुख्यमंत्री बनने के बाद उन सवालों के जवाब देना जो आप प्रतिपक्ष में रहते हुए उठाया करते थे? देखिए, जैसे मतलब एक सरल से बात है जो हम लोग करते थे कि हम किसानों को 25 रुपये में देंगे, धान खरीदी करेंगे जी। सरकार बनी, हमने दिया भी 1 साल। दूसरे साल भारत सरकार ने कहा कि भाई आप समर्थन मूल्य से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते। अब हमारे सामने चुनौती कि उसको कैसे पूरा करें। 2-3 महीने उसको अध्ययन करने में लगा, और अध्ययन करके फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। मैं चाहता तो ये कह सकता था कि छत्तीसगढ़ किसानों को भारत सरकार मना कर रही है, इसलिए मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उसका रास्ता ढूंढा, और रास्ता ढूंढ के राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, और आज 2500 से ज़्यादा किसानों को मिल रहा है। तो ये सब काम करना कोई मतलब दिन रात लगे रहना पड़ता है, तब जाके संभव होता है। हमारी जानने में दिलचस्पी इस बात को है कि केंद्र सरकार की जो मंशा है, उसके विपरीत रास्ते निकालकर ये जो काम करने का हुनर आप दिखा रहे हैं, वो आपको कितना भारी पड़ता है दिल्ली में? देखिए, पहले भी पत्रकार लोग अब वो सवाल नहीं करते। जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना था तो सारे पत्रकार एक सवाल पूछते थे, आप बहुत एग्रेसिव राजनीति किए हैं, बहुत आक्रामक रहे हैं, है ना। अभी भी आपने वो सवाल पूछा कि बहुत आक्रामक थे, और सब मुद्दों नहीं, आप अभी भी हैं, कोई गफलत नहीं है किसी को। ये जो एनर्जी है, एनर्जी को आप ट्रांसफर कर दीजिए, उसको बदल दीजिए। अब वो जनता के हित में वो सारी ताकत लगा रहे हैं कि उसको मिलना चाहिए, लघु उपज 74% खरीदना है, उसका वैल्यू एडिशन करना है, कोई छोटी मोटी बात है। और उसी प्रकार से धान खरीदी, उसकी व्यवस्था करना। आज
एक 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो गई है, कहीं कोई शिकायत नहीं, ना बारदाना के, ना तौलाई के, ना धान उठाव के, ना पेमेंट की, कोई नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाओं में लगना पड़ता, तो सारी एनर्जी अब इसमें लग रहा है, जनता की सेवा में लग रहा है। पहले मुद्दा उठाने में लगता था ऊर्जा, अब वो है कि वो ऊर्जा है, अब उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए लग रहा है। तो ऊर्जा तो लगी रही है, पर आपसे जानना ये चाहते हैं भूपेश जी कि इन 4 साल के संदर्भ में जब आप आत्म मूल्यांकन करते हैं, जो विरासत में राज्य आपको मिला था, जिन परिस्थितियों में मिला था, और आज जो राज्य है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभी बैठकर, जब हम ये साक्षात्कार कर रहे थे कुछ देर पहले, कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि इस 4 साल में क्या कुछ बर्बाद नहीं हो गया, हर मामले में राज्य पिछड़ रहा है। हमने कहा कि किसी और से उत्तर क्यों ले, भूपेश जी हमारे साथ है, उन्हीं से समझते हैं कि राज्य कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, थोड़ा आप बताएं। देखिए, लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, पहले भी पहुंचता था और अब भी पहुंच रहा है। पहले चंद लोगों की जेब में पैसा पहुंचता था और अब सब लोगों की जेब में पैसा पहुंच रहा है। अंतर ये है कि आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना दें, बड़े बड़े पुल पुलिया बना दें जहां जरूरत नहीं है, उसी पुल को फिर से तोड़ के फिर से बना दें, उसी रोड को जो बना है उसको फिर उखाड़ के फिर बना रहे हैं, तो पैसा तो लगता है और पैसा लोगों की जेब में जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की जेब में जा रहा था। आज स्थिति ये है कि आज राशन भी जा रहा है, 65 लाख लोगों के परिवार में जा रहा है। पहले राशन जाता था तो उसमें गड़बड़ियां भी खूब होती थी कि जो जरूरतमंद है उसके पास राशन नहीं पहुंच रहा है और जिस जरूरतमंद नहीं उसके पास कई कई कार्ड है। आज हमने सबको आधार से लिंक कर दिया, तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कोई ये नहीं कहता कि इसके पास 10 राशन कार्ड है और इसके पास एक भी नहीं है। मैं तो पूरे भेंट मुलाकात का दौरान सार्वजनिक पूछता हूँ, और प्रश्न पहले मैं पूछता था, अब मैं जनता से खुद प्रश्न पूछवाता हूँ, भाई आपके पास कोई प्रश्न बताओ, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई शिकायत है, कि राशन की कोई शिकायत है, धान खरीदी में कोई शिकायत है, कि गोधन न्याय योजना में शिकायत है, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो पट्टा मिला उसमें कोई शिकायत है। तो ये मैं खुद से ये प्रश्न पूछवाता हूँ सबसे और उत्तर लेता हूँ। तो आज बात ये है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया। पिछले समय में अधिकार कुछ लोगों के हाथ में थे, तो अधिकार संपन्नता को सभी स्तर पर पहुंचाने का काम हुआ, विकेंद्रीकरण किया हमने। पर आपने इसमें एक जिक्र किया भेंट मुलाकात का, बड़ा जोर आपने दिया हुआ है, और निश्चित रूप से पहला मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं जो रात में एक एक विधानसभा में जाकर रुक रहा है। पर एक बदलाव दिख रहा है, जब आप शुरू किए थे तो ताबड़तोड़ अधिकारियों पे कार्रवाई थी, कुछ लोगों पे बड़ी सख्ती भी थी, इसके बाद से रुक गया। तो जानना ये चाहता हूँ आपसे कि क्या भेंट मुलाकात ने ऐसा इम्पैक्ट दिया कि लोगों को समझ में आ गया कि अभी तक तो नहीं सुधरे, अब सुधर जाते हैं? क्या हुआ, आप थोड़ा आकलन कर पाए कि शुरुआत में जैसी शिकायतें आपको मिली थी, जिसपे आपने कार्रवाई की थी, अब ऐसी खबर हमें मिल नहीं रही छापने के लिए, दिखाने के लिए? सही आपने कहा कि जब मैं सरगुजा गया और जाति प्रमाण पत्र नहीं बना और 2 साल से घूम रहे हैं वो व्यक्ति, और उसके बाद भी उसके जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो मैंने तहसीलदार को खड़ा किया, पूछा, पटवारी पूछा, जो जिम्मेदार लोग उसको खड़ा कर दिया। तो जहां पता चला कि ये तहसीलदार की गलती है तो हमने तुरंत तत्काल कार्रवाई कर दी। तत्काल कार्रवाई करने से फायदा क्या हुआ कि सुकमा में बैठे हुए जो कलेक्टर और तहसीलदार है वो जाति प्रमाण पत्र बना के 31,000 जाति प्रमाण पत्र घर घर पहुंचा दिए। अब मैं सुकमा गया तो कोई जाति प्रमाण पत्र कोई शिकायत ही नहीं। मैं गया बलरामपुर जिले, तो वहां राशन दुकान चेक करने गया तो एक महिला दूर खड़ी थी, मैं उसको बुला पूछा आपको राशन मिलता है? उन्होंने कहा मेरा राशन कार्ड बना ही नहीं है, और मैं नगर पालिका के सीएमओ को मैं कई बार आवेदन दे चुकी, लेकिन उसके बाद भी नहीं बन रहा है। मैंने कलेक्टर को वहीं पूछा, पता करो, पता किया तो पता सही में उसका आवेदन था, उसके बाद भी नहीं बना रहे थे। तत्काल जो सीएमओ है उसको मैंने सस्पेंड कर दिया। मेरे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भी था और तत्काल उसकी कार्रवाई कर दी। अब हुआ ये कि जहां भी अब कहीं जाता हूं तो वो जो परिवार का बंटवारा हो गया, नई बहू आएगी, आ गई, बच्चे हो गए, अब वो अलग रहने लगे, वो उस प्रकार से राशन कार्ड की डिमांड भले आती है, लेकिन कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसको कह सके मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। तो वो क्या हुआ कि एक जगह कार्रवाई की, उसका असर पूरा प्रदेश भर हो गया। नामांतरण, बंटवारा, खतौनी, ये सारी बातें उसी प्रकार से। तो एक जगह कार्रवाई करने से वो भैया बदलाव आपको दिख रहा है साफ तौर पर? भैया कहावत है ना, एक कौवा मार के टांग दो तो खेत में फिर कौवा फिर नहीं आता। तो वैसे एक जगह कार्रवाई कर दो, उसका असर पूरा, प्रशासन तो वही है।
तो आपसे जानना ही चाहता है कि ये भेंट मुलाकात का कार्यक्रम प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से है, अपने एक प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से है, या 2023 की तैयारी की दृष्टि से? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी नियम कानून बने हैं उसका किसके लिए बनता है? जनता के लिए, उसके लाभ के लिए, ताकि उसको वो चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाए, चाहे फॉरेस्ट राइट का पट्टा ले, चाहे शहर में रहे, व्यापार कर रहे हैं, चाहे उद्योग लगा रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकारी योजनाएं बनाती है। वो सही मायने क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब आप खुद फील्ड में जाकर देखोगे और सारे जो सचिवालय के अधिकारी साथ में रहते हैं तो वो भी देखते हैं, सीएस एसीएस सारे अधिकारी तो रहते हैं साथ में, तो वो देखते भी हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर उसमें प्रशासनिक कसावट भी आ जाती है, और दूसरा जो लाभार्थी हैं उसको लाभ भी मिलता है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अब कोई आदमी कोई जानता नहीं कि मेरे घर, कोई सोचता भी नहीं कि मेरे घर में कोई बीमार पड़ेगा, है ना, उसके लिए कोई बजट भी नहीं रखता आदमी कि भाई बीमारी के लिए बजट रख दो, ऐसा बड़े बड़े लोग भी नहीं रखते। तो होता क्या, अचानक किसी बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गया और कुछ हो गया। अब वो चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, मजदूर हो, वो 10 लाख 15 लाख रुपए यदि खर्चा होना है तो वो उसकी अर्थव्यवस्था पूरा बिगड़ जाता है, कर भी नहीं पाते। तो ऐसे में इस योजना का प्रचार भी जरूरी, जानकारी भी होना जरूरी है कि आपके लिए राज्य सरकार के उस 20 लाख की व्यवस्था है, 20 लाख तक के आप इलाज करा सकते हैं। तो ये भी जानकारी लोगों को हो जाती है जब हम लोग जाते हैं फील्ड में बात करते हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं था, तो वो प्रचार भी हो जाता है। 2023 को लेकर फिर भी आप कोई टिप्पणी नहीं की? देखिए, काम करते रहिए। मैं तो उस मतलब उस बात के मानने वाला हूं कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देना। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला, जिस दिन आपने विधानसभा में ओथ लिया, तो फिर दूसरे की तैयारी शुरू कर दो। तो जब 2018 में हम जीते तो 2019 से ही हमने 2023 की शुरुआत कर ली। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक तरफा जीत कैसे हासिल हुई, उसका उत्तर भूपेश बघेल अभी दे रहे हैं कि जब 2018 में जीते हम तब से 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो 2023 की चुनौतियों के संदर्भ में अंदाजा लगाइए। लेकिन जानना ये चाहता हूँ भूपेश जी, आप एक तरफ बता रहे हैं कि हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता है जो हर स्तर पर आंदोलन कर रही है। अनुसूचित जाति के लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, पिछड़े के लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के तो आंदोलन कर रहे हैं। सब कह रहे हैं हमारे हक पर डाका हो गया। छत्तीसगढ़ पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसमें 0 आरक्षण हो गया। ये कैसा काम किया जिसके अंदर 0 आरक्षण की स्थिति बनी? देखिए, ये तो राजभवन से ही सब कुछ हो रहा है। जब 58% के आरक्षण को हाई कोर्ट ने निरस्त किया और उसके बाद हम लोगों ने तैयारी की और विधानसभा सभी समाज के लोग आए थे, उनसे बात किए, उन्होंने कहा विशेष सत्र बुलाइए, अध्यादेश से नहीं होना चाहिए, विशेष सत्र बुलाए। विशेष सत्र बुलाए तो जो भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, अनुसूचित जाति जनजाति उसके जितनी जनसंख्या उतने प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, वो हमने व्यवस्था कर दी। भारत सरकार ने खुद पिछड़े वर्ग को 27% दिया, मंडल कमीशन ने भी 27% के सिफारिश की है, तो वो भी हमने दे दिया, क्योंकि हाँ 42.5% जो हेड काउंट किया तो उसमें 42.5% आ रहा है, हालांकि अधिक भी हो सकते हैं, तो 27% उसको दे दिया। ईडब्ल्यूएस के लिए भारत सरकार ने किया कि 10% तक दिया जा सकता है, हेड काउंट से 3.5% आया, हमने 4% दे दिया। अब राज्यपाल जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट भी देर नहीं करूंगी, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। और हम विधानसभा जैसे हुआ हम लोग वही फाइल में दस्तखत करवाए और उसके बाद हमारे जो सीनियर मिनिस्टर उसको भेज दिए, रात को 9 बजे पहुंचा, उनको दे दिए। अब उसके बाद जब ये सारे जब बाद में जितने भी अड़ंगेबाजी हो रही है वो एक आत्म परिसर से सब पर्चियां जाती है और उसी सब खेल हो रहा है। एक बात समझने की है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही प्रदेश के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत है। ऐसे नाजुक मसले पर भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल परस्पर बैठकर संवाद क्यों नहीं करते? मेरी बात हुई थी ना जी, अध्यादेश ले आइए या फिर विशेष सत्र बुलाइए। आज सत्र के बाद इतना समय हो गया, हस्ताक्षर नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री जी राज्यपाल से मुलाकात करने का मन नहीं बना रहे? नहीं, उसमें देखिए जब ये बात आई और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि आप अध्यादेश ले आइए या फिर विशेष सत्र बुलाइए, ये हमारी बात हुई थी जी। जब राजस्व चल रहा था तभी बात हुई थी वहाँ। मैंने कहा बिल्कुल हम विशेष सत्र बुलाएंगे और विशेष सत्र बुलाए
तो हम तो ये सोच रहे थे कि राज्यपाल जी सकारात्मक इसमें रुख रख रहे हैं, लेकिन बाद में सब क्वेरी शुरू हो गया, नकारात्मक शुरू हो गए। मैं अध्ययन कराऊंगी और उसके बाद फिर दिल्ली जाने की भी सुन रहे हैं, है ना, और उसमें क्वेरी कर रहे हैं। जब आपको संविधान ने अधिकार दिया नहीं कि विधानसभा की कोई कार्रवाई है, या तो फिर आप उसको वापस करिए या रख के बैठे रहिए, क्योंकि राज्यपाल को तो इतना अधिकार है कि किसी भी विधेयक को कितने वर्षों तक रख सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उतना अधिकार उनको मिला हुआ है। और या फिर राष्ट्रपति के पास भेजें, लेकिन चौथा वाला जो किए हैं वो तो अधिकार भी नहीं है उसको। तो इसका मतलब ये है वो एकात्म परिषद से पर्ची आया है, उसी के आधार पर मुझे राज्य सरकार के पास प्रश्न भेज दिया। तो जिन भूपेश बघेल जी को हम जानते हैं उनके संदर्भ में इतना पता है कि वो नियति को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते। तो भूपेश बघेल जी अब आगे क्या करेंगे, ये जानने में प्रदेश की दिलचस्पी है। ये तो आपने बता दिया कि राजभवन में अटका हुआ है, एकात्म परिसर की पर्चियों के कारण अटका हुआ है। तो क्या भूपेश बघेल जी दर्शक के तौर पर इसे देखते रहेंगे या कुछ और करेंगे? देखिए, अब इसके बारे में तो सोचा नहीं था अभी तक। हम तो सीधे सरल तरीके से सोच रहे थे कि हमको तो वहाँ से सकारात्मक जवाब आएगा, हस्ताक्षर होकर मिलेगा। अब वो यदि कोई कोर्ट वगैरह जाए तो उसकी तैयारी करेंगे, तो वो हम सोच रहे थे, लेकिन ये तो मामला यहीं अटक गया। तो इसके बारे में तो सोचा नहीं था हमने। अब इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे मंत्रियों के साथ बैठ के। अब आपने मंत्रियों का जिक्र किया, तो भूपेश बघेल ऐसे खिलाड़ी हैं जब से मैदान में उतरे उसी टीम के साथ खेल रहे हैं। अमूमन जब मैच में उतरते हैं तो कुछ स्थान पर खिलाड़ियों का परिवर्तन और रिटर्न किया जाता है। 4 साल हो गए, टीम में कोई बदलाव नहीं। क्या अगले मैच में भी इसी टीम के साथ उतरने का इरादा है कि बदलाव का कुछ मन बन रहा है? ये सब तो तय हाईकमान से मिलकर ही तय किया जाता है। अब तो आप भी हाईकमान का ही हिस्सा हो गए हैं, जिस तरीके से आपकी भूमिका दिखती है। तो इसलिए थोड़ा खुल के बताइए, आपको अपनी टीम के विषय में तो एक आकलन होगा ना कि टीम में बदलाव की जरूरत भूपेश बघेल महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। हाईकमान तो आपके अनुसार फैसला लेगा। जब आपके पास कप्तानी है तो हाईकमान कैसे नजरअंदाज कर देगा आपकी राय को? ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा जितना सरलता से आप कह रहे हैं। और हाईकमान तो हाईकमान है ना, और हाईकमान के सामने बहुत सारे विषय रहते हैं जिसमें उनको निर्णय रायशुमारी होगी और कोई बात निकल के आएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। नहीं, हमने तो केवल इतना जानना चाहा कि भूपेश बघेल जी टीम में कोई बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं या उन्हें लगता है कि टीम ठीक परफॉर्म कर रही है। अपने परिवार के मुखियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे तो लगेगा कि हाँ, वो यदि पूछेंगे कि किसका परफॉर्मेंस क्या है, कैसा है, तो जरूर बता दिया जाएगा। तो परिवर्तन पे और बात करते हैं। बीच में परिवर्तन का चलता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होगा। कांग्रेस में तो कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ, भाजपा में नेता प्रतिपक्ष बदल गया, कई बार बदल गया। तो इसलिए आपसे जानना चाहता हूं, इस परिवर्तन पे तो भूपेश बघेल जी कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर सत्र में और मीडिया के माध्यम से ये मुद्दा उठाते थे कि सत्ता में परिवर्तन होगा। पहले दिन से, जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री शपथ लिया उस दिन से कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि नेता प्रतिपक्ष पहली बार बदला। आज तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में कभी नेता प्रतिपक्ष बीच में नहीं बदला गया, लेकिन उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि बीच में नेता प्रतिपक्ष बदले। नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बदले, प्रदेशाध्यक्ष बदल गए, और प्रदेशाध्यक्ष बदले उसके बाद प्रभारी भी बदल गए। पहले वहां साउथ से हमारे पुरेंद्रश्वरी देवी आई थी, फिर जामवाल जी आ गए, फिर उसके बाद माथुर जी आ गए। तब पता नहीं अभी इस साल भर में और कितने परिवर्तन होंगे। तो भाजपा इतने बदलाव कर रही है 2023 को देखते हुए, भूपेश जी को भय नहीं लग रहा? नहीं, ये देख के तो ये होता है कि हम सही काम कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो रहे हैं, इसका से बार बार बदलाव कर रहे हैं। मैं वापस आपके 4 साल के कार्यकाल पर आता हूँ भूपेश जी, और जानना ये चाहता हूँ कि इन 4 साल में तमाम मुद्दों पर आपने काम किया। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको आत्मसंतोष दे रहे हैं कि ये वो काम है जो मैं सोचता था जीवन में कि अगर मुख्यमंत्री बन पाया तो इन कामों को अंजाम दूंगा? कहीं पूर्णता है, और क्या कोई ऐसी जगह है जो अभी भी आपको अपूर्ण लगती है? देखिए, कभी पूर्ण कभी कोई चीज होती नहीं, साइंस में भी पूर्ण नहीं होता, तो उस वो काल्पनिक शब्द हैं। जो पूर्णता जो का साइंस में भी काल्पनिक है, तो वो कभी तो पूरा होगा नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे पहली बात यह है कि प्रदेश के लोगों को आर्थिक स्वावलंबी की तरफ हमने आगे बढ़ाया। दूसरी बात यह है कि लोगों में स्वाभिमान जागा, आत्मविश्वास आया। ये सबसे बड़ी पूंजी है। छत्तीसगढ़ के लोग चाहे बस्तर में पहले जाते थे तो सबके चेहरे में एक भय,
बना रहता था, आज वो भय मुक्त हो गए हैं, उन्मुक्त हैं। दूसरी बात ये है कि शिक्षा की तरफ लोगों का अब रुझान बढ़ा है। आदिवासियों के बीच में आप जाएँ, ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ तो शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो ये सकारात्मक, मतलब आर्थिक और दूसरा शैक्षणिक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया और संस्कृति के क्षेत्र में। तो ये चारों चीज़ें हैं, वो लोगों को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये बड़ी चीज़ है कि आत्मसम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। पर इस बात पर क्या कहेंगे कि आपने कुछ वादे किए थे अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, जो जनता के साथ संवाद करके बनाए थे, उसकी पूर्णता को लेकर सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल शराबबंदी को लेकर है, जिस पर मौन व्याप्त है। इस मौन को तोड़ेंगे भूपेश बघेल? सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे वादे किए थे और उसमें से अधिकांश हमने पूरे किए, और ऐसे भी काम किए जिसको वादे नहीं किए थे, वो काम भी हम लोगों ने किया है जनता के हित में। तो ये जो घोषणा पत्र है वो एक आपको डायरेक्शन देता है आपको किस दिशा में काम करना है। तो किसी काम को ज़्यादा कर देते हैं, किसी काम कुछ कम होता है, कोई काम शुरू नहीं हो पाता। शराबबंदी के मामले में बात तो सही है कि शराबबंदी होनी चाहिए, इसमें मतलब मेरे मन में कोई संशय नहीं है। 40-40 लोग बिहार में मर रहे हैं शराबबंदी के बाद, फिर भी आपको कोई संशय नहीं है भूपेश जी? शराब बंद होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन शराबबंदी किस प्रकार से किया जाए, ये मन में अभी तक के स्पष्टता नहीं आई है। जो अभी आपने कहा ना, बिहार की घटना, अभी 39-40 लोग खत्म हो गए। अभी गुजरात में गए, एक मतलब नेशनल मीडिया के जो एंकर है वो कह रही है कि देखो गुजरात में शराबबंदी है और मुझसे जितने लोग बात कर रहे हैं सब शराब पिए हुए हैं, है ना। वहाँ गया तो पता चला कि शिकायत हुई निर्वाचन आयोग में कि सत्ताधारी दल के कैंडिडेट है वो शराब बांट रहे हैं। तो फिर ऐसे शराबबंदी नहीं चाहिए। शराबबंदी हो तो पूरी तरह हो। क्या आपको नहीं लगता कि जन घोषणा पत्र में शराबबंदी को शामिल किया जाना एक गलती थी? बगैर पूरे अध्ययन किए आज भी आप बात कर रहे हैं, 4 साल सत्ता में रहने के बाद भी आप असमंजस में हैं कि शराबबंदी हो तो किस तरीके से हो। क्या अगली बार जब आप सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी आपके घोषणा पत्र का हिस्सा रहेगा? रास्ता तो निकलेगा, ऐसा नहीं है कि आज यदि रास्ता नहीं सूझ रहा है तो कल रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब लॉकडाउन था तो पूरे देश भर में लॉकडाउन था जी। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में हरियाणा और धार से शराब आ रही है और लोग सैनिटाइजर पी के मर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कोई होम्योपैथिक मतलब दवाई पी के लोगों की जान चली गई। तो ये जो स्थिति है वो थोड़ा सा मतलब कोई कदम उठाने से थोड़ा रोकती है। दूसरी बात यह है कि सूखा नशा की तरफ लोग तो नहीं बढ़ेंगे, एक डर ये भी है। तो जब तक कि नशा के खिलाफ में वातावरण नहीं बनेगा जनमानस में, तब तक की सफलता केवल प्रशासनिक निर्णय से नहीं होगा। आप शराबबंदी कर दें और उसके बाद भी बरसों से, जब से 1947 के बाद से या 1950 के बाद से या 52 से गुजरात में शराबबंदी है और उसके बाद अब हजारों करोड़ के शराब वहाँ बिक रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से चिंता में डालती है। और अभी जिस प्रकार से घटना हो रही है, बिहार तो अभी लागू किया, नीतीश जी उसमें बिल्कुल अडिग हैं और उसके बाद भी कई घटनाएं बिहार में हो गई है। तो क्या हम इतना जोखिम लें कि लोगों की जान भले चले जाए लेकिन हमको शराबबंदी करना ही है? मतलब ये एक विषय है पहली बार जिसमें भूपेश जी उलझे हुए हैं। नहीं, बहुत सारे विषय उलझने, जैसे भारत सरकार ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपये ज्यादा नहीं दे सकते, वो बोनस होगा। समाधान निकाल लिया ना, यही एक विषय है जिसमें भूपेश जी कह रहे हैं कि अभी तक मेरे पास रास्ता निकला नहीं है। मंजिल तो पता है पर रास्ता नहीं मिल रहा है। बात यह है कि ये कार्यक्रम है, जब तक कि जनता की सहभागिता नहीं होगी तब तक कि सफल नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि ये शराबबंदी हो तो सफल शराबबंदी हो। तो जनता के स्तर पर वो ऐसा माहौल जब तक नहीं होगा तब तक सफलता की उम्मीद आपकी नहीं है। हमने सरकार को लेकर बात कर ली, अपने प्रतिपक्ष को लेकर भी बात कर ली, अब केवल बात रह गई कांग्रेस के संदर्भ में। 5 साल आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 5.5 साल, और ये जो बचा हुआ पिछले 3.5 साल में कांग्रेस का प्रदेश संगठन है, कितने संतुष्ट है इस संगठन के कामकाज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? देखिए, संगठन में तो निरंतरता जरूरी है और उसमें सक्रियता भी जरूरी है। तो लगातार काम करने की आवश्यकता है संगठन में।
और जब तक के आप उसमें निरंतरता और सक्रियता नहीं बना कर रखेंगे तब तक के सफलता है वो असंदिग्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए लगातार परिवर्तन भी होते रहे, देखें ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, अभी युवा कांग्रेस में, यूनिसेवाई में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो ये यदि प्रदेश स्तर पे पूछ रहे हैं तो हाईकमान के अधिकार में मेरे हाथ में नहीं। लेकिन मेरा तो सवाल केवल इतना है कि भूपेश बघेल जी बतौर मुख्यमंत्री अपने प्रदेश कांग्रेस संगठन के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? क्या उन्हें लगता है कि 2023 में ये संगठन पूरी क्षमता के साथ उनकी मदद करने के लिए तत्पर है या अभी उसमें काम करने की जरूरत है? काम करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, वही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, यदि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही नहीं, यदि आप जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का आप काम देखें तो हमें लगातार सफलता मिली, चाहे नगरीय निकाय हो, पंचायती राज हो, चाहे अभी 5 उपचुनाव हुए हों, सब में सफलता मिली है। तो हमारे प्रदेश के जो प्रदेश स्तरीय जो संगठन है, जैसे बूथ से लेके आप ऊपर तक की बात करें तो हमको लगातार सफलता मिली है। सफलता के लिए यही क्यों गिना रहे हैं आप? तो अन्य राज्यों में भी जाके अपने संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो वो भी उस श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। पर सवाल इस बात का है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभारी बदल दिया, पुरेंद्रेश्वरी जी की जगह पर ओम माथुर जी को ला दिया, वैसे ही पिछली जीत के संदर्भ में आपके साथ सहयोगी रहे पीएल पूनिया भी बदल गए हैं, उनकी जगह कुमारी शैलजा जी आ गई हैं। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी कोई बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं महासुल जी आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं भी पता नहीं था कि उसके अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदल जाएंगे। वो तो हाईकमान उसका किया है, शीर्ष नेतृत्व ने किया है। हमारे यहाँ भी कुछ होगा तो शीर्ष नेतृत्व करेगा कोई प्रदेश स्तर। अब प्रदेश भाजपा के नेताओं की हैसियत में और भूपेश बघेल की कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर हैसियत में बड़ा अंतर है ना, तो सवाल तो गलत नहीं है, पर उत्तर अगर आप सही समय पर देना चाहे तो हम इंतजार कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे नेता हैं, चाहे उसमें रमन सिंह जी कहें, चाहे सरोज पांडे जी कहें, राम विचार जी नाम कहें, है ना, ये सारे नेता सब राष्ट्रीय स्तर में रहे। तो आपकी बात पे भरोसा करते हैं? आप बताते हैं कि इनकी कोई हैसियत दिल्ली में नहीं रह गई है, तो क्या हम आपकी बात पे भरोसा ना करें? बात तो सही है कि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती इसलिए मैं कहता हूँ राष्ट्रीय स्तर के नेता थे लेकिन जिम्मेदारी नहीं मिल रही। बहरहाल अब मैं आखिरी सवाल पर आता हूँ। आपने 4 साल केवल मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे नहीं किए हैं, बल्कि पाटन विधानसभा के विधायक के तौर पर भी 4 साल पूरे किए। एक बार फिर आप कई बार विधान से विधायक रहे। बतौर विधायक इन 4 साल में पाटन के लिए क्या कुछ कर पाए? क्या मन में संतोष है कि पाटन के लोगों को बताता था कभी मेरा समय आने दो, फिर बताऊंगा काम क्या होता है? क्या वो बताने की स्थिति में आ गए? पाटन में इन 4 सालों में बहुत काम हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, नहर बांध बनाने की बात हो, बिजली की बात हो, तो सभी क्षेत्रों में जो विकास के काम है वो सब काम हुए पाटन में। तो आपसे हमने हर मुद्दे पे विस्तार से बात की भूपेश जी, तो अब समय है सीधे जनता से बात करने का। आपकी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री आप 4 साल पूरे कर रहे हैं, तो ये मौका है जनता से सीधे बात करने का। तो आप सीधे जनता है और आप हैं, क्या कुछ प्रदेश की जनता से आप कहना चाहेंगे? सीधे आपका संवाद। नमस्कार, जय जोहार। और 4 साल हमारे सरकार के पूरे हुए। इन 4 सालों में हमारी पूरी टीम ने विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के साथ खड़ी रही, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, नौजवान हो, महिला हो, सबके हितों में लगातार काम करते रहे। सबके जीवन में बदलाव लाने का हमारा जो संकल्प था उसको हमने इन 4 सालों में किया है। कोरोना काल में भी आपसे मिलकर कोरोना को परास्त करने में भी कोई कसर हमने नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरे प्रदेश के जो लोग यहाँ आते थे उनको भी भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था और उसके अपने राज्य की सीमा तक पहुँचाने की व्यवस्था आप सबों के साथ मिलकर हम लोगों ने किया है। तो ये जो सरकार है वो आपकी सरकार है, अपनी सरकार है, और हर क्षेत्र में निरंतर पूरे हुए। मैं आप सबको ये 4 वर्ष छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित, आप सब ने बहुत मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास में काम किया है, और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ महतारी की लगातार सेवा करते रहें और प्रगति करते रहें। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर। तो ये थे हमारे साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो 4 साल कार्यकाल के पूरे कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों की ओर से भी हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और उनके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से। मुझे दीजिए इजाजत, सादर प्रणाम।